वेलकम टू माय चैनल। आई होप लास्ट जो वीडियो मैंने अपलोड किए थे ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन के बारे में आप लोगों ने लाइक किया होगा, उसको आपने देखा होगा एंड जो भी आपके मन में डाउट्स था वो आपने पोस्ट किया होगा। ठीक है, तो आज हम नेक्स्ट पार्ट को कंटिन्यू करने जा रहे हैं, जो नेक्स्ट वाला पार्ट है उसके बाद जो हम लास्ट क्लास में पढ़े थे। तो लास्ट क्लास मैंने आपको प्रोटॉन ग्रेडियंट के बारे में या प्रोटॉन मोटिव फोर्स के बारे में बताया था। तो मैंने बोला था कि ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन में बेसिकली क्या होता है, एज ऑलरेडी टोल्ड यू इन द लास्ट क्लास, NADH2 FADH2 they get what? Oxidized, they lose the electrons, and these electrons they are being carried by the series of electron carriers. यहाँ पे reduction potential as you move forward, reduction potential increase करता जा रहा है, okay? And eventually these electrons they reach the oxygen molecule. मतलब oxygen molecule electrons को ले लेता है, this is primary electron accepted. I already told you that. And this oxygen molecule it gets converted or it gets reduced into water. Now ये चीज जब हो रहा था, मैंने ये बोला था कि इलेक्ट्रॉन when they are moving down the down the gradient means जैसे वो लो रिडक्शन पोटेंशियल से हाई रिडक्शन पोटेंशियल वाले कंपाउंड में मूव कर रहे हैं, ठीक है। तो उस टाइम पे वो लोग क्या रिलीज कर रहे थे, they were releasing free energy. They were not releasing free energy altogether, but they were releasing free energy in tiny little fractions. क्योंकि यहाँ पे एक ही सिंगल स्टेप में इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर नहीं हो रहा, देयर लाइक मल्टीट्यूड्स ऑफ स्टेप, बहुत सारे स्टेप्स हैं यहाँ पे, ठीक है। और हर स्टेप में थोड़ा थोड़ा करके एनर्जी इलेक्ट्रॉन लूज कर रहे हैं, एंड दैट डेल्टा जी या फ्री एनर्जी जो यहाँ पे रिलीज हो रहा है इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर में, दैट इज यूज्ड टू एस्टैब्लिश द प्रोटॉन ग्रेडियंट, ओके। एंड दैट प्रोटॉन ग्रेडियंट इवेंचुअली इट इज बीइंग यूटिलाइज्ड टू सिंथेसाइज एटीपी, जहाँ पे एडिनोसाइन डाइफॉस्फेट को फॉस्फोराइलेट किया जाता है टू मेक एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। ये सब हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन वहां पे ऑक्सीजन इज द टर्मिनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, ठीक है। तो दिस इज द रीजन व्हाई यू कैन आल्सो कॉल इट एरोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन का मतलब ही यही होता है कि ऑक्सीजन इज द वन हु एक्सेप्ट द इलेक्ट्रॉन द लास्ट पोजीशन, ठीक है। लास्ट में ऑक्सीजन ही इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है एंड इट गेट्स रिड्यूस्ड इनटू वाटर। नाउ यहां पे मैंने एकदम स्प्लिट करके आपको दिखाया। मैंने बोला कि ये जो वर्ड है ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, उसको दो पार्ट में मैंने डिवाइड कर दिया सो दैट इट बिकम्स इजी टू अंडरस्टैंड, ठीक है। तो पहला पार्ट मैंने दिखाया खाली क्या है, खाली आपका ऑक्सीडेशन पार्ट दिखा है यहाँ पे मैंने, और यहाँ पे मैंने दिखा है फॉस्फोराइलेशन वाला पार्ट। तो जो ऑक्सीडेशन वाला पार्ट है वहां पे जस्ट मैंने दिखा है कि वहां पे एक्चुअली क्या होता है, एज यू कैन सी NADH2 और FADH2 they lose the electrons move by ETS, okay, from low reduction potential to high reduction potential electron carriers, and eventually these electrons they are being accepted by the oxygen molecule which gets reduced into water. ये आपको ऑलरेडी पता है। Then I told you that जो एनर्जी यहाँ पे रिलीज हो रहा है, मैं यहाँ पे बोल भी देता हूँ आपको, वो जो डेल्टा जी आपको दिख रहा है, यहाँ पे बोल देता हूँ कि दिस इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर दिस रिलीज फ्री एनर्जी डेल्टा जी, और वही डेल्टा जी जाके यहाँ पे क्या हो रहा है, यूज हो रहा है टू क्रिएट द प्रोटॉन ग्रेडियंट व्हिच विल बी यूज्ड अप टू सिंथेसाइज एटीपी। तो आज इस चीज को हम थोड़ा इलैबोरेटेड मैनर में पढ़ेंगे, बट द होल कांसेप्ट इज दिस थिंग ओनली। तो आपको ये बात पता होना चाहिए कि जब हम इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर सिस्टम के बारे में पढ़ते हैं एंड वी टॉक अबाउट लाइक इलेक्ट्रॉन कैरियर्स, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ डिफरेंट इलेक्ट्रॉन कैरियर्स जो यहाँ पे मिलता है, ठीक है, वो हम अभी देखेंगे। एंड वी विल टॉक अबाउट हु आर गेटिंग इन्वॉल्व इन फॉस्फोराइलेशन पाथवे, कौन वहां पे इन्वॉल्व है। तो इसको मैं मिटा देता हूं एंड आई विल शो यू द होल सिनेरियो। Before moving into the whole picture, the real time picture जो actually होता है, उसको देखने से पहले थोड़ा सा हम जान लेते हैं किसी और चीज के बारे में। As I told you, ऑक्सीडेशन में क्या इन्वॉल्व होता है, I already told you ETS is involved, और आपको पता होना चाहिए कि ETS में basically we talk about 4 respiratory enzyme complexes। 4 आपका एंजाइम कॉम्प्लेक्स होगा जिनको हम बोलेंगे कॉम्प्लेक्स 1, 2, 3 एंड आपको 4 रेस्पिरेटरी एंजाइम कॉम्प्लेक्स आपको यहाँ पे दिखेगा। एंड अलोंग विद दैट आपको और भी 2 चीज दिखेगा जिसको हम बोलते हैं मोबाइल इलेक्ट्रॉन कैरियर। अब मोबाइल इलेक्ट्रॉन कैरियर क्यों चाहिए आपको, वो हम देखेंगे। कितने मोबाइल इलेक्ट्रॉन कैरियर्स आपके, 2 मोबाइल इलेक्ट्रॉन कैरियर्स, ठीक है। तो उनको हम यहाँ पे देखते हैं, बट मैं आपको बोल ही देता हूँ कौन कौन से मोबाइल इलेक्ट्रॉन कैरियर। एक को हम बोलते हैं COQ, मतलब कोएंजाइम Q लिखते हैं, जैसे आप कोएंजाइम A लिखते हो कोएंजाइम Q लिख सकते हो, और यू कैन ऑल्सो कॉल इट यूवी क्विनोन। अब जैसे हम फोटोफॉस्फोराइलेशन पढ़ेंगे ना, वहां भी यूवी क्विनोन को हम प्लास्टोक्विनोन बोलेंगे, वो थोड़ा सा अलग है, मतलब काम दोनों का सेम है, यहाँ पे हम इसको यूवी क्विनोन बोलेंगे। एंड दूसरा एक चीज आएगा आपका
साइटोक्रोम सी करके एक कंपाउंड, मतलब यूबिक्विनोन एंड साइटोक्रोम सी दे विल बी द मोबाइल इलेक्ट्रॉन कैरियर्स। अब क्यों चाहिए मोबाइल इलेक्ट्रॉन कैरियर, उसका क्या मीनिंग हम देखेंगे। और यहाँ पे 4 रेस्पिरेटरी एंजाइम कॉम्प्लेक्सेस विल बी इन्वॉल्व। ना बहुत लोग मानते हैं कि देयर इज अ 5th रेस्पिरेटरी एंजाइम कॉम्प्लेक्स, और बुक्स में भी लिखा होता है, ओके। एंड दिस 5th रेस्पिरेटरी एंजाइम कॉम्प्लेक्स जिसके बारे में आप लोग बात करते हो, that 5th respiratory enzyme complex is not a part of ATS. I already told you that ATS involves 4 respiratory enzyme complexes, complex 1, 2, 3 and 4, and the mobile electron carriers bhi hai, they are like what, ubiquinone and cytochrome C. But when you talk about phosphorylation, okay, that's not ATS. Phosphorylation एक अलग सा event है, electron transfer एक अलग सा event है। electron transfer में आपका 4 enzyme involved है, वहां पे जो हम बोलते हैं complex 5 वहां पे होता है फॉस्फोराइलेशन में, बट दैट इज नॉट अ पार्ट ऑफ ETS। यू शुड कीप इट इन योर माइंड कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर सिस्टम के बारे में हम जब भी बात करते हैं ना, वी डोंट टॉक अबाउट कॉम्प्लेक्स 5। कॉम्प्लेक्स 5 इज इन्वॉल्व विद किस चीज के साथ, इट इज इन्वॉल्व इन फॉस्फोराइलेशन ओनली। मैं वो चीज आपको बता रहा हूं, देखो इन्वॉल्व्स कॉम्प्लेक्स क्या, इट्स कॉम्प्लेक्स 5, ठीक है, इन्वॉल्व्स कॉम्प्लेक्स 5। इसको आप एक नाम से जानते हो, आप पढ़े होंगे जब आप सेल बायोलॉजी के स्ट्रक्चर, माइटोकॉन्ड्रिया के स्ट्रक्चर पढ़े थे, वहां पे आपने देखा होगा F0 F1 कॉम्प्लेक्स आप लोग बोलते हो, तो वही चीज को हम यहाँ पे लिख रहे हैं F0 F1, थोड़ा सा नाम में ऐड कर रहे हैं यहाँ पे। यू कैन कॉल इट ATP synthase और यू कैन ऑल्सो कॉल इट ATPase, ठीक है, जिसको आप ऑक्सीजोम्स भी बोलते हो, एलिमेंट्री पार्टिकल्स भी बोलते हो। ना एक चीज ध्यान देना है आपको कि यहां पर गलती से भी सिंथेटेज नहीं लिख सकते। इफ यू हैव रिटन सिंथेटेज इन देयर, द होल कॉन्सेप्ट इज फिनिश्ड। वो जैसे आपने जो भी मतलब सही करना चाहता सारा कुछ आपने गलत कर दिया होगा। यहाँ पे आप सिंथेटेज नहीं लिख सकते, यू मस्ट राइट सिंथेज ओनली, बी केयरफुल अबाउट दैट, ठीक है। तो लेट्स सी व्हाट हैपेंस इन ETS, राइट, देख लीजिए उसको। तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि जो रेस्पिरेटरी एंजाइम कॉम्प्लेक्सेस यहाँ पे इन्वॉल्व है, कॉम्प्लेक्स 1 टू कॉम्प्लेक्स 5, उन सबको हम देखेंगे, ठीक है। वी आर गोइंग टू टेक अ लुक एट अ चार्ट, ठीक है, जो आपको समझना है। एंड वहां पे हम कॉम्प्लेक्स का नंबर, उस एंजाइम का नाम क्या है एग्जैक्टली, और कैसे वाले कोएंजाइम्स या कोफैक्टर्स उसके साथ इन्वॉल्व है, वी आर गोइंग टू टेक अ लुक एट दैट, ठीक है। एंड वंस यू अंडरस्टैंड दिस, बाकी चीज समझना काफी आसान है। सो लेट्स टेक अ लुक एट इट। तो पहला जो हम बात कर रहे हैं दैट इज योर कॉम्प्लेक्स 1, राइट। अब कॉम्प्लेक्स 1 का मैं एकदम सिंपल सा चीज बोल देता हूं आपको। कॉम्प्लेक्स 1 क्या करता है, आगे हम पढ़ेंगे कि इट एक्सेप्ट्स इलेक्ट्रॉन फ्रॉम NADH2 एंड डोनेट्स द इलेक्ट्रॉन टू द फर्स्ट मोबाइल इलेक्ट्रॉन कैरियर। अभी मैं थोड़ी देर पहले आपको बताया था व्हिच इज कॉल्ड यूबिक्विनोन। मतलब ये क्या करता है, NADH2 से इलेक्ट्रॉन लेता है और लेके किसको लेता है, कोएंजाइम Q या यूबिक्विनोन को पहुंच जाता है। इसीलिए इसका नाम आता है, अगर आप इसको लिखते हो, NADH2 से लेता है एंड किसको लेता है, यूबिक्विनोन। आप लिखते हो NADH2 यूबिक्विनोन रिडक्टेज और डिहाइड्रोजनेस। DH मतलब आपको मैं बोल देता हूं यहाँ पे, अभी जो मैं DH लिख रहा हूं, DH का मतलब है डिहाइड्रोजनेस। आप जानते हो डिहाइड्रोजनेस को, दे आर ऑक्सीडेटिव रिडक्टेज एंजाइम्स, राइट। ना यहाँ पे जो कोएंजाइम्स एंड कोफैक्टर्स इन्वॉल्व है इस कॉम्प्लेक्स 1 या NADH2 यूबिक्विनोन रिडक्टेज के साथ, वो हम देख लेते हैं। देयर इज नथिंग बट पहला चीज आपका आएगा फ्लैविन मोनोन्यूक्लियोटाइड, FMN लिखते हैं उसको, और एक चीज आएगा आपका आयरन सल्फर, ठीक है, ये आएंगे। देन हम बात करते हैं कॉम्प्लेक्स 2 के बारे में, ठीक है। तो कॉम्प्लेक्स 2 में हम देखते हैं एकदम सिंपल चीज आपको मैं बोल रहा हूं कि क्रेब्स साइकिल जब आपने पढ़ा होगा वहां पे आपने एक रिएक्शन देखा होगा, सक्सिनेट गेट्स ऑक्सीडाइज्ड इनटू फ्यूमेरेट, ठीक है, जहां पे FADH2 बनता है। और सक्सिनेट फ्यूमेरेट में जब ऑक्सीडाइज होता है FAD रिड्यूस होता है एंड FADH2 बनाता है। सक्सिनेट ऑक्सीडाइज होता है, फ्यूमेरेट में FAD रिड्यूस होता है, ठीक है, रेड ऑक्स कपल है। तो वहां पे जो एंजाइम आप यूज करते या आप लिखते हो वहां पे, ठीक है, आप लिखते हो उसको सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेज, ठीक है। तो मैं आपको एक बात बताता हूं कि टोटल 9 रिएक्शंस है इन द होल क्रेब्स साइकिल। आउट ऑफ दीज 9 रिएक्शंस, one reaction, this reaction succinate to fumarate, it is being performed by one enzyme which is not a mobile enzyme, or means which is not present in the mitochondrial matrix. आपको पता है कि क्रेब्स साइकिल माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में होता है, आप पढ़े हो इसके बारे में, ठीक है।
तो पूरा क्रेब्स साइकिल टेक्निकली मैट्रिक्स में चलता है, बट वन एंजाइम व्हिच इज इन्वॉल्व इन द क्रेब्स साइकिल, it is basically part of the inner mitochondrial membrane or part of what? Electron transport system, just like other complexes. ठीक है. Now that one, it is nothing but the complex 2 itself. यहाँ पे जो हम complex 2 की बात कर रहे हैं, that's the same enzyme in Krebs cycle which performs oxidation of succinate into fumarate, or the one who can actually give rise to the production of FADH2 molecule. उसी के बारे में हम यहाँ पे बात करें. तो एंजाइम का नाम क्या लिख सकते हो आप? सिंपली जैसे आप लिखते थे वैसे आप लिख सकते हो succinate dehydrogenase, or you can call it a little bit different. कैसे हम बोल सकते हैं? हम लिख सकते हैं क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन सक्सिनेट से लेता है, ठीक है, और पास करते इलेक्ट्रॉन को यूबिक्विनोन को. जस्ट लाइक द प्रीवियस केस वी कैन राइट इट एज सक्सिनेट यूबिक्विनोन रिडक्टेज और डिहाइड्रोजनेस. हर चीज का मतलब फालतू में कोई नाम नहीं होता, हर चीज का मतलब होता है. ओके, तो यहाँ पे कोएंजाइम्स क्या आएगा? एक आप ऑलरेडी जानते हो, अभी मैं थोड़े पहले बोला था that this reaction it produces FADH2. तो एक कोएंजाइम आपका क्या आ जाएगा? FAD आ जाएगा, एंड दूसरा आएगा आपका आयरन सल्फाइड में ना फ्लेविन एडेनोसाइन डाइन्यूक्लियोटाइड. यू शुड नो दैट. देन हम नेक्स्ट देख रहे हैं कॉम्प्लेक्स 3. Now this complex 3 is a very unique kind of enzyme. ठीक है, आपके एनसीईआरटी में जो नाम है आप जाके देखना उसको, तो आप उसको लिखते हो कॉम्प्लेक्स का नाम साइटोक्रोम BC1 कॉम्प्लेक्स. एनसीईआरटी में आपका ऐसा लिखा हुआ है साइटोक्रोम BC1 कॉम्प्लेक्स, बट मैं और एक नाम यहां पे आपको बोलूंगा. वी कॉल इट साइटोक्रोम C reductase. Now why call it reductase, cytochrome C reductase? Because कॉम्प्लेक्स 3 इलेक्ट्रॉन लेके यूबिक्विनोन से इलेक्ट्रॉन लेता है एंड लेके उस इलेक्ट्रॉन को साइटोक्रोम C को दे देता है. मतलब साइटोक्रोम C एक्सेप्ट्स द इलेक्ट्रॉन एंड इट गेट्स रिड्यूस्ड. तो मतलब somebody who can reduce cytochrome C, so let's call it cytochrome C reductase. We can say that, okay? And यहाँ पे अगर आप देखते हो कौन कौन से कोएंजाइम से कोफैक्टर्स आपका इन्वॉल्व हो रहा है, एक होगा आपका हिम बी, ठीक है, जिसको आप कभी कभार कुछ किताबों में साइटोक्रोम बी भी लिखा, दे आर नॉट इनकरेक्ट, बोथ आर करेक्ट. ठीक है, साइटोक्रोम में जो मेन जो कोफैक्टर अंदर का होता है ना उसको आप हीम ही बोलते हो. हीम ग्रुप जो हीमोग्लोबिन में हीम होता है वही चीज, तो आप हीम भी लिख सकते हो. कैन आल्सो राइट दिस साइटोक्रोम बी, बोथ आर फाइन. ओके, देन यू कैन आल्सो राइट दूसरा वाला जो कोफैक्टर आएगा दैट विल बी योर हीम C1 और साइटोक्रोम C1 एज इट प्लीजेस यू. आप जैसे लगता है आपको लिख सकते हो. एंड एट द एंड ऑफ इट लास्ट वाला आपका आएगा सेम एज बाकी दोनों की तरह आयरन सल्फेट. ठीक है, एंड लास्ट में जो कॉम्प्लेक्स 4 आता है आपका उसको हम बोलते हैं साइटोक्रोम C ऑक्सीडेज. नाउ व्हाई कॉल इट साइटोक्रोम C ऑक्सीडेज? बिकॉज पहला वाला जो है ना वो साइटोक्रोम C को इलेक्ट्रॉन दे देता था, रिड्यूस करता था. ये वाला साइटोक्रोम C से ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन क्या करता है, ये साइटोक्रोम C से खींच लेता है. It removes electron from cytochrome C, this enzyme. And as it removes electron from cytochrome C क्या हो रहा है? Oxidize हो रहा है. ठीक है, so that's the reason why I'm calling it oxidase, because it can oxidize cytochrome C compound. ठीक है, तो इसमें अगर आप कोएंजाइम से कोफैक्टर्स देखते हो, ठीक है, एक आएगा आपका हीम A, ठीक है, जिसको आपके बुक में कॉपर A सेंटर बोल के भी दिया हुआ है. That's a center that contains copper. अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आया कि which of the following complex contains copper centers, आपका आंसर होना चाहिए कॉम्प्लेक्स 4. ये एंजाइम का नाम पूछे तो साइटोक्रोम C ऑक्सीडेज, you have to know it. ठीक है, तो इसको हीम A या कॉपर A सेंटर बोल सकते हो. ठीक है, और दूसरा वाला जो आएगा वो आएगा आपका हीम A3 एंड आप उसको बोलोगे कॉपर B सेंटर. ठीक है, so these are the complexes, complex 1 to 4, which are the actual components of ETS. ETS का actual जो component इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर का ये 4 ही होते हैं. बट एक और कॉम्प्लेक्स होता है ना, हमने बोला था थोड़े पहले आपको, कॉम्प्लेक्स 5. Now that's not a part of ETS, so मैं यहाँ पे इंक्लूड नहीं करूंगा. ठीक है, but yes, as it exists, हम इसको लिखेंगे यहाँ पे. क्या नाम था, मैंने अभी बोला था आपको F0 F1. सिंथेटेज नहीं लिख सकते हो आप, क्या लिखना पड़ेगा, सिंथेज, और सिंपली F0 F1 ATP आप क्या लिख सकते हो, यू कैन राइट सिंथेज. ठीक है, उसके कोएंजाइम्स के बारे में हम यहाँ मतलब बात नहीं करते. ठीक है, क्योंकि इतना ज्यादा कुछ खास इंपॉर्टेंट वहां पे नहीं. तो दिस चार्ट आप कॉपी में उसको
कॉपी कर लो, ठीक है, आपकी बुक मतलब जो नोटबुक है उसमें कॉपी कर लो आप, ठीक है, क्योंकि ये चार्ट आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगा क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, ठीक है। एंड ये चार्ट आप अपने पास रखना आगे के पार्ट जो मैं पढ़ाने जा रहा हूँ उसको समझने के लिए, क्योंकि इसके बिना आप नहीं पढ़ पाओगे, ठीक है। सो यू शुड कॉपी इट फर्स्ट, आप वीडियो को पॉज कर लो, ठीक है, इसको कॉपी करो, देन मूव ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द वीडियो, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट जो हम यहाँ पे पढ़ने जा रहे हैं, वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द इन्वॉल्वमेंट ऑफ दीज कॉम्प्लेक्स 1, कॉम्प्लेक्स 2, कॉम्प्लेक्स 3 एंड कॉम्प्लेक्स 4 इन द ETS पाथवे। उनका क्या इन्वॉल्वमेंट है यहाँ पे, ठीक है। Now what you should understand first before moving into the part, आपको एक चीज समझ में आना चाहिए कि ये जो कॉम्प्लेक्स 1, 2, 3, 4 एंड 5 ऑफ कोर्स, ठीक है, हम ये पांचों की बात कर रहे हैं, they are an integral part of inner mitochondrial membrane. You must have heard, आपने ये चीज सुना होगा। अगर मैं यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया का एक डायग्राम, बेसिक सा डायग्राम मैं बनाता हूँ, ठीक है। सपोज दिस इज अ माइटोकॉन्ड्रिया एंड दिस इज योर आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। ये वाला आपका आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन है। And if I show you the inner mitochondrial membrane, you should know कि आपका जो inner mitochondrial membrane है, okay, that is highly folded. That is highly folded, and these foldings we call them what? आप जानते हो? We call them cristae. So what you should understand, ये जो हम बात करें कॉम्प्लेक्स 1, 2, 3, 4 एंड 5, पांचों के पांचों कॉम्प्लेक्स जो रेस्पिरेटरी एंजाइम्स में आते हैं, ठीक है, ये पांचों के पांचों कॉम्प्लेक्स दे आर नथिंग बट ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन्स। मतलब ये ऐसे प्रोटीन्स है जो मेम्ब्रेन के लिपिड बाइलेयर के अंदर घुसा होते हैं, ठीक है, लिपिड बाइलेयर के अंदर एम्बेडेड होते हैं, ठीक है। कहां पे, कौन से वाले लिपिड बाइलेयर? सेल मेम्ब्रेन में, आउटर माइटोकॉन्ड्रियल में, इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में। आपका आंसर होना चाहिए इन द इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। तो आपको बता देता हूं यहाँ पे कि this inner mitochondrial membrane, it falls into cristae, okay, so that it can increase the surface area, and let's see why it needs to increase surface area, ये भी हमें समझना है, ठीक है। तो आपको बता देता हूं कि जो ETS की, the ETS we are talking about, this ETS is a part of inner mitochondrial membrane. So what is the benefit of having this cristae? Cristae से surface area increase होगा। More surface means more ETS, more ETS means more and more ATP, you know it, ठीक है। जितना ATS होगा उतना आप ATP बनाओगे। बात समझ में आ रहा है, ठीक है। तो आउटर मेम्ब्रेन फोल्डिंग नहीं करता, इनर मेम्ब्रेन हाईली फोल्डेड होते हैं, क्योंकि इनर मेम्ब्रेन के पास क्या होता है, आपका इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, जहां पे 5 कॉम्प्लेक्स एंजाइम कॉम्प्लेक्स हमें पढ़ना है यहाँ पे, ठीक है। तो आगे हम देखते हैं ना। और एक चीज आपको क्या समझना है कि ये जो कॉम्प्लेक्स 1 to 5 है, वो रैंडमली स्कैटर्ड नहीं होते, rather they are organized into certain groups, tiny little groups in the inner mitochondrial membrane. Inner mitochondrial membrane के अंदर वो कुछ ग्रुप में क्लस्टर्ड होते हैं। Let's see, मैं इसको लिख देता हूं आपको। तो आपको पता होना चाहिए कि कॉम्प्लेक्स 1 to 5, 1 से लेके 5 तक are clustered in certain ग्रुप्स। कहां पे ग्रुप्स में आंसर दो, विद इन द इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। मैं IMM जहां पे लिख रहा हूं इसका मतलब है इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, जहां पे OMM लिख रहा हूं इसका मतलब क्या है, आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। यू शुड अंडरस्टैंड दैट। तो इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन के अंदर ही वो लोग क्या होते हैं, क्लस्टर्ड होते हैं ग्रुप्स में, और उन ग्रुप्स को हम एक नाम से जानते हैं, वी कॉल देम respirazomes. You should know that. So what are respirazomes? Respirazomes are nothing but they are the clusters or groups of complex 1, 2, 3, 4 and 5 which are involved in electron transport and phosphorylation. Oxidative phosphorylation में जितना enzymes use हो रहे हैं वो randomly scattered नहीं होते, they are clustered together to form a group which are called respirazomes. Now एक question आता है often आपके एग्जाम में कि if you place a fragmented mitochondrial inner membrane, okay, in a solution that contains the proton gradient, अगर आप ऐसा डाल लेते हो, ठीक है, will there be any synthesis of ATP? Answer is yes. Why? Because आप माइटोकॉन्ड्रिया को फ्रेगमेंट कर दियो, बट आपको ये बात पता होना चाहिए कि दिस कॉम्प्लेक्स 1, 2, 3, 4 and 5 वो सब एक साथ क्या है, क्लस्टर्ड है एक ग्रुप में, ओके, एंड दे फॉर्म व्हाट, दे फॉर्म अ ग्रुप ऑफ व्हाट,
रेस्पिरोसोम्स, ठीक है, वो रेस्पिरोसोम वाला एक ग्रुप बनाता है एंड दैट रेस्पिरोसोम ग्रुप जो है, ठीक है, इट इज कैपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग एटीपी, ठीक है, पूरा माइटोकॉन्ड्रिया की जरूरत नहीं है, छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स होने से भी माइटोकॉन्ड्रिया का ये चल पड़ेगा, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। तो लेट्स सी हाउ दिस इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम वर्क्स। मैं जो यहाँ पे डायग्राम बनाऊं, इट्स अ वेरी सिंप्लीफाइड डायग्राम, मैं माइटोकॉन्ड्रिया का मेम्ब्रेन का एक पोर्शन दिखा रहा हूं। Outside is cytoplasm or cytosol you can call it, inside is mitochondrial matrix, okay, and आपको पता है कि माइटोकॉन्ड्रिया का जो मेम्ब्रेन है इट्स एक्चुअली डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर, दो मेम्ब्रेन होता है। आपके सेल में कुछ ऑर्गेनेलीज है, जैसे कि एक न्यूक्लियस, एक है प्लास्टिड्स जो प्लांट में होता है, फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिजम्स में, यूकेरियोट्स में होता है, ठीक है, एंड और एक है माइटोकॉन्ड्रिया। ये तीनों ऑर्गेनेली, न्यूक्लियस, प्लास्टिड, माइटोकॉन्ड्रिया, तीनों के पास डबल मेम्ब्रेन्स होते हैं, मतलब they don't have a single lipid bilayer but rather they have what, two lipid bilayers, मतलब outer mitochondrial membrane it is a lipid bilayer, inner mitochondrial membrane it is a lipid bilayer। अगर एक lipid bilayer cell membrane जैसा मानते हो तो technically you can say they have two cell membrane like structures, मतलब एक membrane बाहर, एक membrane अंदर है, and अंदर वाला यहाँ पे क्या कर रहा है, फोल्डिंग करके क्रिस्टी बना रहा है, so that they can accommodate more and more ETS, more and more respirosomes या ETS वो accommodate कर पाए, so that they can make more and more ATP। It's very simple। Now देखो, अब एज यू कैन सी मैं आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में रेस्पिरेटरी एंजाइम्स को नहीं लिख रहा हूं, मैं कहां पे लिख रहा हूं, आपको इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में दिखा रहा हूं, ठीक है। तो लेट्स सी व्हाट हैपेंस हियर, ओके। तो पहला जो कॉम्प्लेक्स 1 था, आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि कॉम्प्लेक्स 1 इट टेक्स अप द इलेक्ट्रॉन, किससे इलेक्ट्रॉन ले लेता है, अभी आपने नाम लिखा था, एंजाइम का नाम चेक करो, किससे लेता है, NADH2 से, NADH2 बिकम्स व्हाट, NAD+, राइट, एंड ये क्या करता है, it releases two electrons, yeah, two hydrogen, whatever you call it, ठीक है, and these two electrons, ठीक है, वो जाता है कॉम्प्लेक्स 3 के पास, but the problem is कॉम्प्लेक्स 1 और कॉम्प्लेक्स 3 के इसमें ह्यूज स्पेस होता है, ठीक है, कॉम्प्लेक्स 1 खुद से कॉम्प्लेक्स 3 के पास नहीं जा सकता, तो there must be somebody who can carry these electrons forward, ठीक है, and कौन कैरी करता है, मैं आपको बताता हूं, यहाँ पे क्या लिखा मैं, यूबिक्विनोन, I already told you what यूबिक्विनोन, तो यूबिक्विनोन क्या करता है, ये इलेक्ट्रॉन कहां पे डाल देता है, कॉम्प्लेक्स 3 में। नाउ इफ यू लुक एट कॉम्प्लेक्स 2, कॉम्प्लेक्स 2 का क्या सीन है वो देखते हैं। आपको पता होना चाहिए कि कॉम्प्लेक्स 2 इट इज इन्वॉल्वड इन अनदर सेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है, जहां पे सक्सिनेट गेट्स ऑक्सीडाइज्ड इनटू फ्यूमेरेट। मैं आपको ऑलरेडी बोला था ये कैप्सिकम वाला रिएक्शन है, तो जैसे ये सक्सिनेट फ्यूमेरेट में ऑक्सीडाइज हो जाएगा, ये भी क्या रिलीज करेगा, it will also release 2 electron, same problem है, complex 2 complex 3 को खुद से इलेक्ट्रॉन नहीं दे सकता, so it will donate the electron to ubiquinone, and ubiquinone फिर से उस इलेक्ट्रॉन को कहां पे डाल देगा, complex 3 में। तो what is the job of ubiquinone, what it does actually, अगर आप देखते हो what it does basically, it carries the electron कैरी करता है किससे, either complex 1 और complex 2 से, दोनों में से किसी से, and eventually it passes on those electrons to what, complex 3, ये बात पता होना चाहिए आपको। तो ubiquinone is a mobile electron carrier, वो लिपिड soluble carrier है, वो लिपिड मेम्ब्रेन में आराम से solubilize होके जा सकता है आगे पीछे, ठीक है, and this ubiquinone it takes up the electrons from complex 1 and complex 2 and passes on those electrons to complex 3, that you should be very careful about। Now बात ये है कि complex 1 को इसलिए हम बोलते हैं NADH2 ubiquinone what, reductase और dehydrogenase, इसको बोलते हैं सक्सिनेट यूबिक्विनोन रिडक्टेज और डिहाइड्रोजिनेस। आपको पता लग गया होगा लॉजिक, मतलब क्यों हम ऐसा नाम दिए थे उनको, क्योंकि कहां से इलेक्ट्रॉन लेता है और किसको पास करता है, दैट मैटर्स अ लॉट, ठीक है। नाउ बात ये है कि कॉम्प्लेक्स 3 में तो इलेक्ट्रॉन्स आ गए, नाउ कॉम्प्लेक्स 3 से कॉम्प्लेक्स 4 में भी वो नहीं जा सकते, क्यों, कॉम्प्लेक्स 3 और 4 के बीच में भी काफी डिस्टेंस है, सो यू वुड नीड अनदर मोबाइल इलेक्ट्रॉन कैरियर, एंड दिस न्यू मोबाइल इलेक्ट्रॉन कैरियर इज समबडी एल्स, लेट्स टेक अ लुक एट इट, कौन होता है, और हम उसको बोलते हैं साइटोक्रोम C। तो साइटोक्रोम C इलेक्ट्रॉन किससे लेता है, कॉम्प्लेक्स 3 से लेता है, किसको पास कर रहा है, कॉम्प्लेक्स 4 को। तो दिस इलेक्ट्रॉन कैरियर, ये वाला जिसकी हम बात कर रहे हैं, वो कहां से लेता है इलेक्ट्रॉन, कॉम्प्लेक्स 3 से, एंड किसको पास कर रहा है इलेक्ट्रॉन, कॉम्प्लेक्स 4 को। इट्स वेरी ऑब्वियस। So अगर एग्जाम में आपको क्वेश्चन है how many mobile electron carriers are involved in this process, you should know 2 mobile electron carriers, one is ubiquinone, one is cytochrome C,
इक्विवेलेंट बिटवीन कॉम्प्लेक्स 1 and 2 एंड कॉम्प्लेक्स 3, 1 2 से लेता है, 3 को लेता है, 1 या 2 से लेता है, एंड साइक्लोन C इट टेक्स द इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम कॉम्प्लेक्स 3 एंड किसको पास करता है, कॉम्प्लेक्स 4 को। दैट्स वेरी सिंपल थिंग। नाउ अब देखो ये जो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे पहुंच चुका है किसके पास, कॉम्प्लेक्स 4 के पास। ओके, नाउ इलेक्ट्रॉन फाइनली किसके पास जाता है, who takes up the electrons eventually? What we are talking about? Are we talking about anaerobic respiration or aerobic respiration? We are talking about aerobic respiration, right? And who is the terminal electron acceptor here? It's oxygen. Okay, so these electrons, they are eventually taken up by oxygen, and oxygen gets reduced into water. But this scenario जो मैंने यहाँ पे आपको दिखाया, it's very simple. Okay, and that's how actually electron transport system works. ठीक है? I hope you have understood it now. ठीक है, आपका 2 मोबाइल इलेक्ट्रॉन कैरियर्स इन्वॉल्व है एंड 4 आपका क्या इन्वॉल्व है, आपका रेस्पिरेटरी एंजाइम कॉम्प्लेक्सेस।